नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायनी क्लासेज ऑनलाइन। तो इस समय हम जीव विज्ञान क्लास 12 में पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी में अभी तक हमने देखा कि मेंडल कौन है। मेंडल के बारे में पूरा परिचय लगभग किया। अब हम देखेंगे कि मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग के समय कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया। तो हम क्या देखेंगे कि मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया, लेकिन अपने प्रयोग के समय में इन्होंने कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया और कैसे इस पर प्रयोग किया। तो आइए हम देखते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया। पहला है तने की, क्या है, तने की लंबाई। देखिए, मेंडल ने जब प्रयोग किया किस पर, मटर के पौधे पर, तो उस पर उन्होंने कुल 7 जोड़ी लक्षण लिया। पेपर में प्रश्न आता है कि मेंडल के चयनात्मक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। मेंडल के चयनात्मक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला क्या है, तने की लंबाई। इसमें 2 संभावनाएं हैं, तना या तो लंबा होगा या तो बौना होगा। क्या होगा, बौना होगा। इसमें 2 संभावनाएं हैं। तो मेंडल ने पहला क्या लिया यहाँ पे लक्षण, तने की लंबाई, या इसमें 2 संभावनाएं हैं, या तो तना लंबा होगा अथवा बौना होगा। दूसरा देखते हैं हम, पुष्प का रंग। देखिए, पुष्प का रंग कैसे होगा, या तो रेड होगा मतलब लाल, अथवा यहाँ पे क्या होगा, सफेद होगा। तो आप कहेंगे जो पुष्प होगा, फ्लावर होगा, वह अथवा कैसे होगा, रेड कलर का होगा अथवा व्हाइट कलर का होगा। आपने इसको कह दिया। तीसरा देखते हैं हम। तीसरा जो इन्होंने लिया वो है आपका पुष्प की स्थिति। तो देखिए, एक्सियल है कि टर्मिनल, तो यहाँ कहेंगे अक्ष पर मतलब शीर्षस्थ और कक्षस्थ। ये हमने देखा। उसके बाद है चौथा, बीज का आकार। देखिए, बीज का आकार कैसे है। बीज के आकार में 2 संभावनाएं हैं, या तो गोलाकार होगा, राउंडेड होगा, गोलाकार, या तो झुर्रीदार होगा, झुर्रीदार। फिर हम देखेंगे बीज का रंग। क्या देखेंगे, बीज का रंग कैसे होगा, मटर का बीज या तो पीला होगा या तो हरा होगा। बीज अगला देखेंगे हम, छठा, 7वां। यहाँ पे हम देखेंगे फली का आकार। तो देखिए, यहाँ पे हम देखें फली का आकार और फली का रंग। देखिए, फली का आकार कैसे होगा, फूली हुई। इसमें आप कहेंगे चपटी हुई। ये हो गए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे फली का रंग क्या है, यहाँ पे है पीली और हरी। तो आपने इसको देखा। इस प्रकार मेंडल ने मटर के पौधे पर जब अपना प्रयोग किया तो कुल 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया। तो 7 जोड़ी लक्षण कौन है, पुनः देखिए। पहला आप कहेंगे तने की लंबाई, तना लंबा होगा अथवा बौना होगा। दूसरा है पुष्प का रंग, या तो रेड होगा या तो व्हाइट होगा। और तने की लंबाई में क्या होगा, या तो तना टॉल होगा अथवा ड्वार्फ होगा। उसके बाद आप कहेंगे पुष्प की स्थिति एक्सियल है या टर्मिनल है। उसके बाद बीज का आकार, सीड शेप की बात हो रही है यहाँ पे, तो राउंडेड मतलब गोलाकार अथवा झुर्रीदार। उसके बाद आप कहेंगे राउंडेड अथवा रिंकल्ड। उसके बाद यहाँ पे बीज का रंग येलो मतलब पीला, ग्रीन, येलो एंड ग्रीन होगा। उसके बाद आप कहेंगे यहाँ पर फली का आकार, फूली हुई, इन्फ्लेटेड एंड चपटी हुई, कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब यह फूली हुई अथवा चपटी हुई। उसके बाद फली का रंग पीली अथवा हरी। तो हमने देखा कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और उन्होंने कुल 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया। अब यह प्रश्न उठता है कि मेंडल मटर के पौधे पर ही अपना प्रयोग क्यों किए। अब यह भी प्रश्न उठता है कि मेंडल अपना प्रयोग मटर के पौधे पर क्यों किए। तो आइए हम देखते हैं कि मेंडल अपना प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किया।
जिसका बहुत सारा कारण है। तो आप हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे इसमें आप कि मटर का मेंडल ने चयन क्यों किया। हेडिंग में होगी मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल के सफलता के कारण। तो आइए हम इसको समझते हैं। मेंडल की सफलता के कारण, इसमें आप कहेंगे कि मेंडल की सफलता कारण क्या है। पहला है, मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया और यह कुल लेग्यूमिनोसी का पौधा है। का पौधा है, इसलिए इसको अलग से खाद पास की आवश्यकता नहीं होती। तो मेंडल ने कहा और जब अपना प्रयोग किया तो उसने पहला परिणाम दिया कि मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया। मटर कुल लेग्यूमिनोसी का पौधा है, इस पौधे को अलग से खाद पास की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी जड़ों में कुछ गांठें पाई जाती हैं जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है और यह वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या कारण है। दूसरे में आप बताएंगे कि मेंडल ने अपना प्रयोगात्मक पदार्थ क्या चुना, मटर चुना है, तो सबको पता है। और मटर क्या है, एक वर्षीय पौधा है। मटर क्या है आपका, एक वर्षीय पौधा है। यदि मेंडल पीपल अथवा बरगद के पेड़ को चुन लेते तो क्या होता, मेंडल खत्म हो गए होते, 2-3 पीढ़ियां बीत गई होगी, लेकिन उनका प्रयोग संपन्न नहीं होता, समाप्त नहीं होता। इसलिए मेंडल ने समझदारी से काम किया। उन्होंने अपने प्रयोग में पीपल और बरगद के वृक्ष का चयन नहीं किया, मटर के पौधे का चयन किया। उसके बाद तीसरा कारण है, तीसरा सबसे बड़ा कारण है। देखिए, मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया, लेकिन 7 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया, लेकिन 7 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रख करके। आप कहेंगे कि जब 7 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर किया, इसीलिए वे सफल रहे, जबकि अन्य वैज्ञानिक अपना प्रयोग मटर, टमाटर या तंबाकू के पौधे पर कर रहे थे, लेकिन वे अपने प्रयोग में 7 जोड़ी से अधिक लक्षणों का चयन कर रहे थे, जिसमें मिश्रित लक्षण भी थे। उसके बाद आप कहेंगे चौथे पॉइंट में आप कहेंगे मटर एक वर्षीय पौधा है। मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा है। यदि उचित जलवायु रहे तो वर्ष भर में इसकी 2-3 फसलें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कहेंगे मटर कैसा है, एक वर्षीय पौधा है। वर्ष भर में यदि जलवायु उचित रहती है तो 2-3 फसलें हम प्राप्त कर सकते हैं। और मटर के बीज की या मटर की प्रजनन क्षमता अधिक होती है। मटर के बीज की या मटर की प्रजनन क्षमता अधिक होती है। एक बीज से लगभग 100 से 200 बीज बन सकते हैं। 100 से 200 बीज बन सकते हैं। तो आप ये कहेंगे। पांचवा पॉइंट देखिए कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। आप कहेंगे मटर का पुष्प द्विलिंगी पुष्प होता है। मटर का पुष्प क्या होता है आपका, बाइसेक्सुअल होता है। इसमें से यदि हम मेल भाग को या मेल गैमेट को पुष्प से काटकर अलग कर दें, देखिए फिर से, मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है। इसमें से यदि हम मेल पुष्प को काटकर या मेल पुष्प के जो भाग होता है गैमेट को काटकर अलग कर दें, तब भी पुष्प जीवित रहता है, यह मरता नहीं अर्थात सूखता नहीं है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो प्रश्न आता है पेपर में, इमैस्कुलेशन क्या है, इमैस्कुलेशन क्या है, कुलेशन क्या है। तो आप कहेंगे कि जब द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर के मेल पार्ट को काट करके अलग कर देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद आप कहेंगे मेंडल ने मटर के पौधे पर ही अपना प्रयोग किया, लेकिन मटर में भी मिश्रित लक्षण होते हैं। आप कहेंगे मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया, मटर में भी मिश्रित लक्षण होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग में मिश्रित लक्षणों को कोई स्थान नहीं दिया। और उन्होंने जो अगला प्रक्रम लिया 7वां, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया, लेकिन उन्होंने जब अपना प्रयोग किया तो वे एक या दो जोड़ी लक्षणों को ही ध्यान में रखकर अपना प्रयोग किया।
जबकि अन्य वैज्ञानिक बहुत सारे लक्षणों को आपस में लेते और उनको क्रॉस कराते, इसलिए वे फेल हो गए। वे समझ नहीं पाए कि उनका अनुपात क्या मिल रहा है, जबकि मेंडल ने प्रयोग में 1 या 2 जोड़ी लक्षण लिए, इसलिए वे सफल हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि अगला क्या कारण है और मेंडल का बेड लक क्या है। तो हम देखेंगे मेंडल का बेड लक क्या देखेंगे, मेंडल का बेड लक ये IMT है, समझने योग्य है। यदि आप इसे समझेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, मेंडल की खोज, मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज कर डाली और आनुवंशिकी की खोज एक बहुत महान खोज है, बहुत बड़ी खोज है। लेकिन दुख की बात है, अफसोस की बात है कि मेंडल को अपने जीवन काल में महान वैज्ञानिक बनने का सपना साकार नहीं हुआ। मेंडल इतनी बड़ी खोज कर दिए, आनुवंशिकी के जनक बन गए, लेकिन दुख की बात है कि मेंडल को उस समय क्या हुआ, एक महान वैज्ञानिक बनने का सपना साकार नहीं हो पाया। उनको आभास ही नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी खोज कर लिए हैं। वे एक सामान्य पादरी का जीवन जीते रहे और उन्हें जीते रहे, वो जीवन जीते रहे पादरी का, और एक समय उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम इतने बड़े महान वैज्ञानिक बन गए हैं, इतनी हमने बड़ी खोज कर लिया है। उनको कभी इसका कोई पता ही नहीं चला, जिसके पीछे कारण है, जिसके पीछे क्या है, कारण है। तो आइए हम देखते हैं कि मेंडल की मृत्यु कब हुई। तो मेंडल की मृत्यु 1884 में हो गई। किसमें हो गई? 1884 में हो गई। मेंडल ने अपनी पत्रिका का प्रकाशन, कल हमने पढ़ा था, मेंडल ने अपनी पत्रिका का प्रकाशन कब किया था? उन्होंने पूरी प्रक्रिया, मतलब जो प्रयोग किया, निष्कर्ष निकाल लिया था। कब? उनका जो प्रयोग काल था, पहले हम आराम से देख लेते हैं। प्रयोग काल था 1856 से 1800 कितना था यहाँ पे? 1800 यहाँ पे था आपका 65। ये प्रयोग काल था, सॉरी 63। ये मेंडल का प्रयोग काल था 7 वर्ष। कितना था? 7 वर्ष। तो मेंडल ने जब तक अपना प्रयोग किया वो कितने वर्ष तक किया? 7 वर्ष तक किया। 1856 से लेकर 1863 तक किया, यानी 7 वर्ष किया। अब 1865 में इन्होंने अपने सारे आंकड़ों को संग्रहित किया, इकट्ठा किया और उसे एक पत्रिका में लिखकर संग्रहित किया। अब उसके बाद इन्होंने 1866 में वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक कमेटी के पास इन्होंने क्या किया? अपनी पत्रिका को पहुंचा दिया। अब उस समय जब पहुंचा दिया तो वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्यों नहीं ध्यान दिया, आइए हम समझते हैं कि मेंडल के बेड लक का क्या कारण है। मेंडल के बेड लक का कारण, तो हम देखेंगे कि मेंडल के बेड लक का कारण क्या है। तो मेंडल के बेड लक का कारण जो है वो प्रमुख है, आइए हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे कि मेंडल के बेड लक का पहला कारण है। देखिए, मेंडल के बेड लक का पहला कारण, मेंडल ने पहली गलती यह किया कि अपने प्रयोग में उन्होंने जीव विज्ञान की खोज किया था, आनुवंशिकी खोज किया था। आनुवंशिकी किसमें आता है? आनुवंशिकी तो जीव विज्ञान में आता है। तो उन्होंने जीव विज्ञान में पहली बार गणित का उपयोग किया। तो मेंडल की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने जीव विज्ञान में गणित का उपयोग किया, साथ ही साथ गणितीय आंकड़ों और उसे सिद्धांतों का भी सहारा लिया। तो उनकी पहली गलती तो ये हो गई कि मेंडल ने अपने प्रयोग में गणित का उपयोग किया। जो तालिका बनाए थे, जो संकरण कराए थे मटर के पौधे पर, उसे गणितीय रूप में व्यक्त किया। दूसरा, आप किसी भी बात को किस जरिए से बोल रहे हैं, बोलने का पद होता है, तरीका होता है। अब जैसे हम लोग हैं BSc MSc कर लिए हैं और उच्च डिग्री कर लिए हैं, तो हमारे सबके बोलने का तरीका अलग रहेगा। और अभी आप लोग इंटर में हैं, कोई हाई स्कूल में है, तो आप लोग कितना भी पढ़ने में तेज रहेंगे लेकिन हमसे नीचे ही रहेंगे। यदि हम कोई बात बोलेंगे तो वो सर्वमान्य होगी, आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन सोच समझ कर। उसी प्रकार उस समय के वैज्ञानिक एक महान विवाद में उलझे हुए थे। वो था डार्विनवाद। क्या था? डार्विनवाद। अब आप कहेंगे ये क्या है? वैज्ञानिक डार्विन ने उस समय एक बात बोल दिया, और वो वैज्ञानिक थे, मेंडल क्या थे? पादरी थे। तो उन्होंने एक बात बोल दिया कि मनुष्य का पूर्वज
बंदर होता है। क्या कह दिया? मनुष्य का पूर्वज बंदर होता है। इस पर काफ़ी बहस चल रहा था और साथ ही साथ आप जान लीजिए कि इतना बड़ा बहस चल रहा था कि दो पक्ष खड़े हो गए, एक डार्विन के पक्ष में आ गए, एक डार्विन के विरोध आ गए। कुछ लोग का मानना था कि सही बात डार्विन जो कह रहे हैं वो सही बात है और कुछ लोग को गलत लग रहा था। डार्विन के घर के सामने कुछ लोग बंदर के मुखौटे पहन के खड़े हो जाते और कहते तुम्हारे पिताजी बंदर होंगे, हमारे पिताजी बंदर नहीं हैं। डार्विन का उस समय काफ़ी विरोध किया गया। डार्विन भी अपनी सही बात को बोलकर वो उस समय प्रूफ नहीं दे पाए, लेकिन जब बाद में एविडेंस किया गया, खोजा गया, तो लोगों ने देखा कि हाँ, जो डार्विन ने कहा वो बातें सही है। अब आप बताइए, एक बड़ा बहस चल रहा है कि मनुष्य का पूर्वज बंदर है या नहीं है, मनुष्य का पूर्वज बंदर है कि नहीं है। और उसी समय मेंडल ने क्या किया? अपनी पत्रिका को भेज दिया, हमने प्रयोग किया, मटर के इतने बीज को इससे हमने क्रॉस कराया तो हमको इतने बीज मिले, हमने गोलाकार बीज को लिया तो हमको ये रेशियो मिला, 100 बीज से 200 बीज बने। तो आप बताइए कोई मेंडल की बात को सुनेगा? उस समय तो एक बड़ा बहस चल रहा है कि मनुष्य का पूर्वज बंदर है कि नहीं है, और आप उसमें भेज दिए हैं कि हमने 200 बीज को दिया, इसमें क्रॉस कराया तो हमको रेशियो ये मिला, हमने इसको क्रॉस कराया तो ये मिला, लाल पुष्प को हमने पीले थे। तो कोई सुनेगा? यहाँ पे कोई इनकी बात को, डार्विनवाद के कारण मेंडल की बात को कोई नहीं सुना। तो आप कहेंगे कि दूसरा कारण यह था। तीसरा कारण क्या था? देखिए तीसरा कारण क्या था कि मेंडल, देखिए तीसरा कारण क्या था कि मेंडल सफल क्यों नहीं हुए। देखिए उन्होंने जब अपना प्रयोग वैज्ञानिकों के पास प्रस्तुत किया तो उस समय वैज्ञानिकों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उस समय वैज्ञानिकों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। और क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि वे वैज्ञानिक डार्विनवाद में उलझे थे। तो पहला हो गया कि आप किस पद से बोल रहे हैं उसकी महानता होती है। दूसरा, उन्होंने गणित, जीव विज्ञान में गणित का उपयोग किया। और तीसरी कमी हो गई उनकी कि डार्विनवाद के कारण वैज्ञानिकों ने इनकी पत्रिका को नहीं देखा, नहीं ध्यान दिया। तो हमने देखा क्या? मेंडल का बेडलॉक। अब हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। क्या पढ़ेंगे? मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। आइए हम देखते हैं मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। तो देखेंगे हम मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। हम पढ़ रहे हैं इस समय अनुवांशिकी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। तो मेंडल के नियमों को फिर से खोजा गया और हमने अभी तक इतना पढ़ा कि मेंडल इतनी महान खोज करने के बाद भी वो उनका सपना साकार नहीं हुआ, वे महान वैज्ञानिक बनने का सपना नहीं कर पाए। लेकिन वो जितनी बड़ी खोज कर दिए थे वो आज तक कोई नहीं खोज पाया था। तो देखिए मेंडल के नियमों को कई वर्षों के बाद आपको बता दें कि मेंडल की पत्रिका पर कई वर्षों तक ध्यान ही नहीं दिया गया डार्विनवाद के कारण। कई सौ वर्षों के बाद क्या हुआ? मेंडल की पत्रिका को देखा गया, लेकिन उस पर कोई ध्यान फिर से नहीं दिया गया। लेकिन उस समय क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में। आप कहेंगे 19वीं शताब्दी में तीन वैज्ञानिक। कौन? तीन वैज्ञानिक। ह्यूगो डी ब्रीज। कौन? दूसरे शर्मार्क। तीसरे कोरेंस। तो आप कहेंगे मेंडल ने जो अपना प्रयोग दिया था उसे पूर्ण बता दिया था, वैज्ञानिकों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कई सौ वर्षों के बाद तीन वैज्ञानिक, कौन? ह्यूगो डी ब्रीज, शर्मार्क और कार्ल कोरेंस ने 19वीं शताब्दी में अलग अलग देश में रहने वाले थे और इन्होंने अलग अलग देश में अपना प्रयोग किया। तो देखिए ह्यूगो डी ब्रीज कहाँ के रहने वाले हैं? ये हॉलैंड के रहने वाले हैं। ये जर्मनी के रहने वाले हैं। कार्ल कोरेंस कहाँ के रहने वाले हैं? कार्ल कोरेंस जर्मनी के रहने वाले हैं। और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। तो आप कहेंगे कि 19वीं शताब्दी में ये तीन अलग अलग वैज्ञानिक ने क्या किया? ह्यूगो डी ब्रीज, शर्मार्क और कार्ल कोरेंस ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। और इन तीनों वैज्ञानिक अपना प्रयोग अलग अलग स्थान पर कर रहे थे, परिणाम वही प्राप्त हुआ जो मेंडल ने बताया था। इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपना नाम हटा करके इसे मेंडल का नियम या मेंडल की लॉ को दिया, मतलब मेंडल के नियम के रूप में इसे प्रस्तुत किया। अब हमने ये देखा। उसके बाद
इतना हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि अनुवांशिकी में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दावलियों को। क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिकी में प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियों को, क्योंकि अगर हमें अनुवांशिकी सही पढ़ना है और इसके प्रश्नों को हल करना है तो हमें पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो हम पढ़ेंगे इसी क्रम में एलील और एलीलोमार्फ। क्या पढ़ेंगे? एलील देखिए, एलील और एलीलोमार्फ। एलीलोमार्फ आइए हम इनको समझते हैं। आप कहेंगे जब कोई जीन होगा या कोई लक्षण होगा और उसका विपर्याय क्रम हो, मतलब उल्टा क्रम होगा, वही एलील कहलाता है। पुनः ध्यान दें, जब कोई एक जीन हो या लक्षण हो, उसका उल्टा क्रम मतलब अगली संभावना क्या कहलाता है? आपका एलील कहलाता है। जैसे आप कहेंगे लाल पुष्प का एलील क्या होगा? लाल पुष्प का एलील व्हाइट मतलब सफेद पुष्प होगा। उसी प्रकार यहाँ पे यदि आपसे कोई कहे कि गोलाकार बीज का एलील क्या होगा? तो एलील होगा झुर्रीदार बीज। क्या होगा? झुर्रीदार बीज। उसके बाद हम कहेंगे यदि पीली फली तो उसका एलील क्या होगा? उसका एलील होगा हरी फली। ये होगा आपका। तो आपने देखा पीली फली का एलील क्या होगा? हरी फली होगा। तो हम इसे ही क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। प्रश्न आता है एलीलोमार्फ क्या है? प्रश्न आएगा एलीलोमार्फ क्या है, लेकिन इसे हम जीन के लेवल पर देख लेते हैं। ये कैपिटल टी जीन है, इसका एलील क्या होगा? स्मॉल टी जीन का एलील क्या होगा? कैपिटल टी। स्मॉल टी का एलील क्या होगा? कैपिटल टी होगा। स्मॉल आर का एलील क्या होगा? कैपिटल आर का एलील क्या होगा? स्मॉल आर का एलील क्या होगा? कैपिटल आर। और स्मॉल यस का एलील क्या हो कैपिटल यस का एलील क्या होगा? स्मॉल यस होगा। स्मॉल यस का एलील कैपिटल यस होगा। तो हमने देखा कैपिटल ए का एलील क्या होगा? स्मॉल ए होगा। और कैपिटल बी का एलील क्या होगा? स्मॉल बी होगा। और स्मॉल बी का एलील क्या होगा? कैपिटल बी होगा। और उसके बाद स्मॉल ए का एलील कैपिटल ए होगा। तो हमने इसको देखा। प्रश्न उठता है कि एलीलोमार्फ क्या है? एलीलोमार्फ क्या है? आप कहेंगे जब कोई एक जीन हो और साथ में उसका एलील हो। आप कहेंगे एलीलोमार्फ वह न होती है जब कोई एक जीन हो और साथ में उसका एलील हो। जैसे ये जीन है, उसका एलील ये क्या कहलाएगा? एलीलोमार्फ कहलाएगा। एलील मतलब ये जीन और इसके एलील ये एलीलोमार्फ होंगे। ये है क्या है? आपका एक लक्षण है और उसके एलील है साथ में, एलीलोमार्फ होंगे। ये क्या है? गोलाकार बीज एक क्या है? आपका लक्षण है, इसके एलील आप कितने हो जाएंगे? एक फली है पीली फली, उसका एलील क्या है? हरी फली। ये एलीलोमार्फ को दर्शाता है। कैपिटल आर का एलील क्या है? स्मॉल आर। जब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों साथ में रहेंगे तो एलीलोमार्फ को दर्शाएंगे। उसी प्रकार कैपिटल ए का एलील क्या होगा? स्मॉल ए। दोनों साथ में रहेंगे, एलीलोमार्फ कहलाएगा। तो आप कहेंगे जब कोई एक जीन हो और उसका कोई विपर्याय क्रम हो, उल्टा क्रम हो, तो उसे हम एलील कहते हैं। लेकिन जब कोई एक जीन हो या कोई लक्षण हो, साथ में उसका एलील हो, साथ में क्या हो? उसका एलील हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एलीलोमार्फ कहेंगे। तो आज यहीं तक। अगले भाग में हम पढ़ेंगे इसके आगे जीन को, जीनोटाइप को, फिनोटाइप को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।